नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 के अध्याय 5 के समानता के लिए महिला संघर्ष पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 4 में लिंग भेद संबंधी बातों पर चर्चा की थी। ये कहीं ना कहीं औरतों के, लड़कियों के समानता और संघर्ष की भी बातें कहती है। समानता क्या होती है? समानता यह है कि समाज में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के चले, हर कार्य क्षेत्र में उन्हें बराबरी का मौका मिले। लेकिन जब ये बराबरी उन्हें नहीं मिल पाती है, चाहे वो परिवार हो चाहे वो समाज हो, इन जगहों पे जब उनको बराबरी का मौका नहीं मिलता है या कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो ये उनके लिए एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है। आगे देखते हैं हम इससे संबंधित कुछ बातों पे मैं पहले आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी। आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कार्य को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यहाँ स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो किए जाने वाले हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री हो या पुरुष, उसके होने का अधिकार भेदभाव द्वारा नहीं किया जा सकता, परंतु बहुत सी वास्तविकताओं में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे यह निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो वो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ी और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी कृषि की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समानता के लिए महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो समानता है वो महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है और आज भी वो उससे जूझ रही हैं। आप अपने आसपास के पर्यावरण में भी देखेंगे, वातावरण में देखेंगे, आप अपने परिवार से ही देखिए कि परिवार में आपकी जो माँ हैं, आपकी बहनें हैं, क्या उन्हें आपके घर में समानता मिल रही है? क्या पिता के सापेक्ष आपकी माता को भी उनके कार्यों को करने की छूट दी जा रही है? नहीं। हमारा समाज आज के परिवेश में समानता को उतनी पूरी तरह से लड़कियों के लिए नहीं लागू कर पा रहा है। फिर भी ये संघर्ष अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य घर का काम नहीं माना जाता। हमने यह भी पढ़ा है कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए हैं। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले
विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक आंकड़ा साझा करना चाहती हूँ, जिसमें ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि हमारी मानसिकता क्या है, हमारे समाज की मानसिकता क्या है। एक और हम कहते हैं कि लड़के और लड़कियां समान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समानता नहीं दिखती है। इस समानता को पाने के लिए आज भी महिलाएं संघर्ष कर रही है। हम एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस प्रकार है। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, जैसे कौन क्या काम करता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि खेती का काम कुछ महिलाएं कर रही हैं, लेकिन अगर यही कार्य के बारे अगर आपसे पूछा जाए कि खेती का काम कौन करता है, तो आपका सीधा सा जवाब होता है कि पुरुष करते हैं। क्योंकि ये हमारे समाज की मानसिकता है कि खेती पे पिता जाते हैं, भाई जाते हैं, पुरुष जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पढ़ने लिखने का काम भी अगर देखा जाए तो हम पुरुषों का ही नाम सबसे पहले लेते हैं। वहीं जब अस्पताल में मरीजों को देखने का कार्य के बारे में हम बात करते हैं तो हम महिलाओं का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी मानसिकता दिख रही है कि हमारा समाज कुछ कामों के लिए महिलाओं को प्रदर्शित करता है और कुछ कार्यों के लिए पुरुषों को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार ईंट भट्टे पे काम करना, यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों काम कर सकते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है कि खेती का काम, पढ़ने लिखने का काम, अस्पताल में मरीजों को देखने का काम, ईंटा भट्टे पे काम करना, ये हमारी समाज की मानसिकता दिखाती है कि हम महिलाओं को किस कार्य में समानता दे रहे हैं और किस कार्य में समानता नहीं दे रहे हैं। आगे शिक्षकों द्वारा बच्चों से एक जांच परीक्षा के दौरान कौन से कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं और कौन से कार्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, उससे संबंधित प्रश्न दिखाए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि खेती का काम, इससे पूर्व में मैंने आपसे बात की कि हर कार्य के लिए जो हमारी मानसिकता है हम वही सोचते हैं। जैसे खेती का काम, तो यहाँ जब बच्चों से पूछा गया कि खेती का काम कौन करता है, तो उन्होंने पुरुषों की संख्या ज़्यादा बताई और महिलाओं की शून्य। यानी कि आप लोग भी यही सोचते हैं, आप बच्चे भी यही सोचते हैं कि खेती का काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती है। वहीं जब शिक्षक की बात हुई कि एक शिक्षक के रूप में आप पुरुष को देखते हैं या महिला को देखते हैं, तो यहाँ पे भी पुरुषों की संख्या ही अधिक हुई कि यहाँ पे जो संख्या प्रदर्शित हो रही है 18 पुरुष और महिला की संख्या 12 महिला, जो कि यह प्रदर्शित करती है कि अभी भी अवधारणा यही है कि शिक्षक जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, महिलाएं कम होती हैं। वहीं जब हम आगे चलते हैं तो नर्सों की जो संख्या है उसमें हम देखते हैं कि पुरुषों की संख्या 0 है और महिलाओं की संख्या 30 है। यह संख्या यह प्रदर्शित करता है कि नर्स के रूप में हम महिला को प्रधान मानते हैं। हम नर्स के कार्य के लिए पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को तरजीह देते हैं। हमें लगता है कि नर्स का जो कार्य है वो पुरुष नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महिलाएं ही कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो बच्चों द्वारा आकलन किया गया और बच्चों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर में उन्होंने महिलाओं की संख्या ज़्यादा बताई। वहीं आगे चलते हैं हम लोग वैज्ञानिक की ओर। तो वैज्ञानिक की दृष्टि में बच्चों ने पुरुषों का संख्या ज़्यादा बताया और महिलाओं की संख्या कम बताई। जहां पुरुषों की संख्या 25 है, वहीं महिलाओं की संख्या 5 है। यह संख्या यह प्रदर्शित करता है कि हमारा समाज आज भी वैज्ञानिक के रूप में पुरुषों को ही देखता है। वो चाहता है कि हमारे पुरुष ही वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़े, जबकि महिलाओं की कम संख्या यह प्रदर्शित करती है कि हमारे समाज का जो दृष्टिकोण है वो महिलाओं के कार्य करने के प्रति बहुत ही निम्न है। आगे चलते हैं हम लोग दुकानदार पे। दुकानदार के संबंध में जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने पुरुषों का ही नाम ज़्यादातर लिया। तो ये अवधारणाएं बच्चों में भी विकसित है कि जो दुकानदार होते हैं वो ज़्यादातर पुरुष होते हैं, महिलाएं नहीं। ईंट भट्टे पे काम करना
इसमें भी ज़्यादातर पुरुषों के ही नाम आए और महिलाओं की संख्या कम बताई गई। तो इस प्रकार से ये आंकड़े ये प्रदर्शित करते हैं कि पुरुष ही ज़्यादातर कार्य करते हैं और महिलाएं कम। महिलाओं का कार्य क्षेत्र जो है वो घर के कामों में ज़्यादा है और समाज में और बाहर में जो भी कार्य क्षेत्र है वो पुरुषों का ज़्यादा है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ कहानियाँ भी साझा करना चाहूँगी जिससे ये पता चलता है कि हमारे समाज की मानसिकता क्या है और उसके आधार पर किस प्रकार से हमारी लड़कियाँ, हमारी महिलाएं अपनी समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं और इस संघर्ष को पूरा करके वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रही है। तो आगे हम एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह है एक गुड़िया की कहानी। गुड़िया जो पढ़ने का जिसे बहुत मन था। ये मोहम्मद असीन इदरसी की 6 संतानों में सबसे छोटी बेटी थी। उसे पढ़ाई का बहुत ही मन था। वो चाहती थी कि मैं भी विद्यालय जाऊं और बच्चों की तरह पढूं। एक दिन वो माता पिता को घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल भागकर उत्प्रेरण केंद्र नोखा रोहतास चली गई। उसने वहां अपना नामांकन करा लिया। यह केंद्र लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय है। उसके इस कदम की सूचना उसके माँ बाप को 2 दिनों बाद मिली। सूचना मिलने पर उसके पिता जो पेशे से ड्राइवर हैं उत्प्रेरण केंद्र पहुँचे। उन्होंने गुड़िया को वहाँ से वापस ले आना चाहा, किंतु गुड़िया वहाँ से नहीं आना चाहती थी। उसके पिता को अपने समाज की बंदिशों की चिंता थी, किंतु गुड़िया की जिद के आगे उनकी एक न चली। इस तरह गुड़िया के इस कदम से आसपास के गांव में शिक्षा के प्रति लोगों में एक नया उत्साह का संचार हुआ। तो हमने अभी गुड़िया की कहानी देखी। इस कहानी के पात्र में ये दर्शाया गया है कि किस तरह हमारे समाज की महिलाएं अपने समानता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यहाँ गुड़िया भी समाज में लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चलने की चाह रखती है। तो इसके लिए उसने जब विद्यालय में नामांकन कराया तो माता पिता भी उसके इस जो भी उसका सोच था उससे वो लोग भी सहमत हो गए और उसको पढ़ने का अवसर प्रदान किए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि गुड़िया ने कितने संघर्ष करके 13 किलोमीटर दूर चल के अपने लिए अपना नामांकन विद्यालय में कराया। एक और कहानी की ओर मैं ले चलती हूँ जो हम महिलाओं के संघर्ष की कहानी कहता है, जो इस प्रकार है। पूजा पूर्णिया जिले के एक गांव की एक छोटी सी बच्ची है। अपने गांव की हम उम्र लड़कियों को विद्यालय जाते देख उसे भी पढ़ने की इच्छा हुई। घर का सारा काम निपटाकर पूजा चोरी छिपे 1 वर्ष तक लगातार मध्य विद्यालय जाती रही। पूजा ने पुलिस में कार्यरत अपने पिता को समझाने की कोशिश की। अंततः पिताजी मान गए और उसका नाम विद्यालय में लिखवा दिया। जिस तरह से अभी हमने एक कहानी देखी, उसके बाद पूजा भी अपने संघर्षों से जूझ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त की है। तो आप बच्चे भी अपने समाज में अब समानता पाने के लिए संघर्षों को दूर करके, संघर्षों से लड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे पूजा चोरी छिपे घर के सारे काम करती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। उसके बाद उसने अपना शिक्षण लिया। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि पूजा कितना अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान थी। वो किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त की और घर के कार्यों को करते हुए उसके संघर्षों का भी पता चलता है कि किस तरह से वो संघर्ष करने के बाद भी विद्यालय जाती थी और विद्यालय में पढ़ाई करती थी। उसके इसी संघर्ष के कारण उसके पिताजी ने उसका नामांकन विद्यालय में रहने दिया और आगे की पढ़ाई उसे करने दी। एक और कहानी से मैं रूबरू आपको और कराना चाहूँगी जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, जो इस प्रकार है। साहुबनाथ 45 साल की एक महिला है। वो पूरे आत्मविश्वास से केरल राज्य एक यात्री बस चलाती है।
साहूबनाथ की गाड़ी चलाने का शौक तो बचपन से, लेकिन उसने कभी सोचा न था कि किसी दिन वो यात्रियों से लदी हुई इतनी भारी बस चला पाएगी। फिर यह सब कैसे हुआ? जितना मुश्किल है बस चलाना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है अधिकारियों को यह यकीन दिलाना कि मैं यह काम कर सकती हूँ। कई यात्री तो टिकट खरीदने के बाद भी चालक की सीट पर साहूबनाथ को बैठे देखकर उतर जाते थे। साहूबनाथ ने बताया कि एक बार मेरी बस में सिर्फ एक यात्री ने सफ़र किया, सारे यात्री मुझे देखते ही उतर गए थे। उस दिन मैं बस चलाते चलाते रोई भी थी। रात का सफ़र था। दूसरे दिन घर आई तो फूट फूट कर रोने लगी, बिल्कुल बच्चों की तरह। मेरे पति भी रोने लगे थे, दोनों खूब रोए थे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी अब यह काम। पति ने कहा ठीक है, अगर इतनी तकलीफ़ है तो छोड़ दो, पर मेरी तो इच्छा है कि तुम वही करो जो आम तौर पे लोग नहीं किया करते। मैं वापस ड्यूटी पे गई। धीरे धीरे यात्रियों ने मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा की। फिर 4 से 8, 8 से 16 यात्री हुए। अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बस चलाती हूँ। तो ये जो कहानी है साहूबनाथ की, यह भी यह प्रदर्शित करता है कि किस तरह से महिलाएं संघर्ष करती हैं। हमारे समाज में अगर हम बस को देखें तो कंडक्टर या ड्राइवर के रूप में हम आज भी पुरुषों को ही समझते हैं। अगर कोई पूछता है कि बस का ड्राइवर कौन है तो किसी पुरुष का ही हम नाम लेते हैं। लेकिन साहूबनाथ जो एक महिला थी, उसने हिम्मत दिखाई, वो भी पुरुषों के समान ड्राइविंग की और बस को चलाया। उसने भी अपने संघर्षों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यहाँ उसने संघर्ष किया कि सबसे पहले उसके बस में एक ही यात्री चढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी उसने हार नहीं माना। फिर धीरे धीरे उसने अपने संघर्षों से लड़ते हुए प्रयास किया और प्रयास के उपरांत उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और आज वह बस चला रही और सभी यात्री बहुत अच्छे से उसके बस में सफ़र करते हैं। तो ये जो कहानियाँ आपके सामने लाई गई हैं, वो यह बताती है कि समाज में महिलाओं को, लड़कियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उन्हें करने की ज़रूरत है। हम लड़कियां, हम महिलाएं अपने संघर्षों से लड़ कर के आगे बढ़ सकती हैं। इसी पे मैं एक और आपको स्लाइड दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार महिलाएं अपने संघर्षों से लड़के आज देश में नाम और प्रसिद्धि हासिल कर रही है। आप यहाँ महिलाओं के चित्र को देख रहे हैं। यहाँ हमारे सामने पहली महिला हैं किरण बेदी, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम महिला हैं। इन्होंने भी बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है और देश में पुरुषों के समान अपनी समानता के लिए भी लड़ाई लड़ी है और आज ये भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम महिला के नाम से जानी जाती है। दूसरी जो चित्र आप देख रहे हैं, यह है सुनीता विलियम्स की, जो एक अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। यहाँ से चांद तारों तक का सफ़र तय करना बहुत आसान नहीं है। अगर हमें ही कहा जाए कि आप चांद पे चले जाओ तो हम नहीं जा पाएंगे, उसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सुनीता विलियम्स एक ऐसे ही बहादुर महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर सबसे अधिक दिन तक वहाँ रहने का रिकॉर्ड बनाया है और पहली महिला बनी है जो अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रही हैं। उसके बाद हम आते हैं भावना कंठ, जो है वो हमारे बिहार की बेटी हैं। ये दरभंगा की निवासी हैं। इन्होंने भी बहुत संघर्षों के उपरांत फाइटर प्लेन चलाया और बिहार का नाम रोशन किया है। एयरफोर्स की फर्स्ट महिला बनी है आपका बिहार से। 26 जनवरी परेड पर एयरफोर्स की झांकी में सबसे आगे इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। MiG-21 प्लेन की सफल उड़ान में इन्होंने इतिहास रचा है। अब आप ही सोचो बच्चों कि एक महिला प्लेन चला रही है, तो क्या बस वो प्लेन में बैठ गई और प्लेन उड़ने लगा? नहीं, इसके पीछे उसके बहुत सारे संघर्ष है।
प्लेन को किस प्रकार चलाना है, उसके नियम कानून सारी चीज़ें वो सीखी। तो यहाँ पे हम आज तक देखते आ रहे हैं कि अधिकतर महिलाएं से ज़्यादा पुरुष ही पायलट रहे हैं, लेकिन आज समानता की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं की पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। ये महिलाएं किरण बेदी, सुनीता विलियम्स, भावना कंठ, ऐसी महिलाएं ही हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार से महिलाएं अपनी प्रसिद्धि हासिल करने के लिए आंदोलन की हैं। ऐसे ही कोई किसी शिखर पर नहीं पहुंचता है। अगर हमें छत पे भी चढ़ना होता है तो हम सीढ़ियों से ही चढ़ते हैं, तो अचानक से छत पे नहीं चढ़ सकते हैं। तो हर जगह पहुंचने के लिए कुछ पायदान होते हैं और ये पायदान इतने सरल नहीं होते हैं, हर पायदान कठिन रास्तों से होकर गुजरता है। तो हमारी महिलाएं भी इन्हीं रास्तों से गुजर कर के ही प्रसिद्धियां हासिल की हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन प्रसिद्धियों के बाद भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत सारा चीज़ सहा है। इसके लिए उन्होंने महिला आंदोलन भी किया है। ये महिलाएं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का तो अधिकार है, लेकिन इन्हें कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य इत्यादि में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन भी कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का संगठन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन। महिलाओं ने जो आंदोलन किया है, इसमें सबसे प्रथम है दहेज प्रथा। ये प्रथा जो है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की स्थिति में सुधार तो दिखता है, लेकिन स्कूली शिक्षा, साक्षरता, वोट देने का अधिकार, कानून हक, स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं के व्यक्तिगत स्तर की अगर हम बात करें तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा है। यहाँ विभिन्न तरह के आंदोलनों की झलक तो हम देखते हैं। लंबे समय से दहेज के कारण बहुओं को मारा पीटा और जलाया जा रहा है। महिलाओं से दहेज के खिलाफ 1980 के दशक में जोरदार आंदोलन किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग तो लिया, खास करके उन औरतों ने जिन्होंने अपनी बहन बेटी दहेज के कारण खोई थी। महिला समूह ने दहेज पर जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया। प्रताड़ित महिलाओं व उनके परिवारों को कानूनी सलाह और मानसिक बल दिया। महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर कचहरी का दरवाज़ा भी खटखटाया एवं अपनी मांगों को रखा। आंदोलन की वजह से यह समाज का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। समाज पत्रों में भी खासी बहस हुई। परिणाम स्वरूप दहेज कानून बना ताकि वैसे लोगों को दंड दिया जा सके जो दहेज संबंधित अपराध में संलिप्त है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि महिला आंदोलन में किस प्रकार से दहेज प्रथा के लिए आंदोलन छिड़ा, महिलाएं कितनी संघर्षरत रहीं। महिलाओं ने संघर्ष करके दहेज के उन्मूलन के लिए, दहेज प्रथा के निवारण के लिए कानून बनवाए, आंदोलन किए और सरकार ने भी पहल की और आज हमारे समाज में दहेज प्रथा के लिए अनेकों कानून बनाए गए हैं। तो इस प्रकार आप भी, आप महिलाएं भी, आप लड़कियां भी, आप पुरुष भी, सबको ये जानकारी या जागरूक हो सकते हैं कि दहेज से प्रताड़ित जो भी महिलाएं हैं उनके लिए कानून है और उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। तो जो भी पहल है हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। एक और आंदोलन की मैं बात करूंगी जो इस प्रकार है, घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन। ये आंदोलन हम लोग अपने परिवार में भी देखते हैं, आस पड़ोस में भी देखते हैं।
जहाँ पे हम देखते हैं कि पुरुष महिलाओं के साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, छोटी छोटी बातों पे प्रताड़ित करता है, सड़क पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ देखते हैं। तो ये जो समस्या है ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके लिए भी जो महिलाएं हैं वो संघर्षरत रही हैं और अब जाकर के 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। यह महिलाओं पे शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया कानून है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा भी महिलाओं को सामना करना पड़ा है, बहुत संघर्षरत रहना पड़ा है। तो इस तरह का जो हम महिलाओं के साथ उत्पीड़न देख रहे हैं तो इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा में गाली गलौज करना, मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना, अपशब्द बोलना, ये सब सारी बातें आती हैं। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगना बहुत ही ज़रूरी है, तभी महिलाओं को पुरुषों के समान समानता और समाज में सम्मान मिल पाएगा। तो बच्चों, हम इस पाठ के द्वारा महिलाओं के संघर्षों, उनके समाज में समानता पर चर्चा किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने आसपास अपने परिवार की महिलाओं, बहनों के प्रति जागरूक रहेंगे और उन्हें भी समानता दिलाने में सहायता प्रदान करेंगे और उनके संघर्षों को दूर करने में सहायक बनेंगे। धन्यवाद।